हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस के डेली क्विज प्रोग्राम में आज का पहला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एफएल 2027 शब्द को सही ढंग से परिभाषित करता है? पहला है, यह पेप्सिको इंडिया की एक पेटेंट किस्म है जिसका उपयोग लेज चिप्स बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा है, यह भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित आलू की आनुवांशिक रूप से संशोधित किस्म है। तीसरा है, यह उत्तरी गुजरात में किसानों द्वारा उगाई जाने वाली आलू की एक पारंपरिक किस्म है। चौथा है, यह आलू की एक संकर किस्म है जो दो अलग अलग प्रजातियों के संकरण द्वारा बनाई गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। एफएल 2027 फ्रिटोले कृषि अनुसंधान में रॉबर्ट डब्ल्यू ह्यूज द्वारा विकसित आलू की एक किस्म है। इसे विशेष रूप से पेप्सिको के लेज ब्रांड द्वारा चिप्स उत्पादन के लिए तैयार किया जाता है। एफएल 2027 उच्च शुष्कता, कम शुगर और कम नमी सामग्री के कारण चिप्स बनाने के लिए आलू की एक आदर्श किस्म है। PPVFRA ने पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स को 1 फरवरी 2016 को मौजूदा किस्म के रूप में एफएल 2027 के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया था, अतः विकल्प एक सही है। नजर डालते हैं आज के दूसरे प्रश्न में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रशामक देखभाल को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा स्वास्थ्य के मानव अधिकार के तहत स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है। दूसरा है, भारत ने राष्ट्रीय प्रशामक देखभाल कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कोई अलग बजट आवंटित नहीं किया जाता है। तीसरा है, प्रशामक देखभाल भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के मिशन फ्लेक्सी पूल का हिस्सा है। आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत में प्रशामक देखभाल की स्थिति प्रशामक देखभाल को WHO द्वारा स्वास्थ्य के मानव अधिकार के तहत स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है तथा यह एक प्रकार की चिकित्सा देखभाल है जो गंभीर रोगों वाले लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित है, अतः कथन एक सही है। भारत में प्रशामक देखभाल कार्यक्रम हालांकि राष्ट्रीय प्रशामक देखभाल कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कोई अलग बजट आवंटित नहीं किया गया है, लेकिन प्रशामक देखभाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के मिशन फ्लेक्सी पूल का हिस्सा है, अतः कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं। नजर डालते हैं आज के तीसरे प्रश्न में। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन BEV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उनके पास आंतरिक दहन इंजन यानी ICE नहीं है और अन्य EV की तुलना में कम टेप लाइन उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं। दूसरा है, BEV उन्नत बैटरी तकनीक मुख्य रूप से लिथियम आयन बैटरी पर निर्भर करती है। तीसरा है, हाइब्रिड व्यापक चार्जिंग अवसंरचना की आवश्यकता के बिना बेहतर ईंधन दक्षता प्रदान करते हैं। आपको बताना है उपर्युक्त में से कितने कथन सही है। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन BEV एक प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन है जो पूरी तरह से उच्च क्षमता वाली बैटरी में संग्रहित विद्युत शक्ति पर चलते हैं। आंतरिक दहन इंजन नहीं होने के कारण ये शून्य टेप लाइन उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं, अतः कथन एक सही नहीं है। BEV के पहियों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाता है जो तत्काल आघूर्ण बल और गति प्रदान करते हैं। बैटरी प्रौद्योगिकी BEV उन्नत बैटरी तकनीक मुख्य रूप से लिथियम आयन बैटरी पर निर्भर करती है, अतः कथन 2 सही है। वे ऑल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की दिशा में एक मध्यवर्ती कदम के रूप में काम कर सकते हैं और बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने में सहायता कर सकते हैं। हाइड्रोजन ICE वाहन ICE में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं जो BEV के लिए एक सरल और सस्ता विकल्प प्रदान करता है, अतः कथन 3 सही है। आज का चौथा प्रश्न है, समर्थ योजना कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक मांग संचालित और प्लेसमेंट उन्मुख अम्ब्रेला कौशल कार्यक्रम है। दूसरा है, समर्थ केवल पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करता है जिससे महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए SC ST और हाशिए पर मौजूद श्रेणियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ प्राप्त होता है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही नहीं है। केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। समर्थ कपड़ा मंत्रालय का एक मांग संचालित और प्लेसमेंट उन्मुख अम्ब्रेला कौशल कार्यक्रम है जिसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अपनाई गई व्यापक कौशल नीति ढांचे के अंतर्गत तैयार किया गया है, अतः कथन एक सही नहीं है। समर्थ 28 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है जो महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए SC ST और हाशिए पर मौजूद श्रेणियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों को लाभान्वित करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। देखते हैं आज का पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत में वन आवरण को 15% से अधिक वृक्ष पैच घनत्व वाले 2.5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली सभी भूमि के रूप में परिभाषित करता है।
दूसरा है भारत वन स्थिति 2021 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.60% है। तीसरा है ISFR 2021 के अनुसार मिजोरम में सभी राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रकाशित के रूप में वन आवरण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत में वन आवरण को सभी भूमि के 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 10% से अधिक वृक्षावरण घनत्व के रूप में परिभाषित करता है। साथ ही वे वन जो 1 हेक्टेयर के न्यूनतम मानचित्रण योग्य क्षेत्र से कम है, वन क्षेत्र आवरण में शामिल नहीं है और वृक्ष आवरण के बाहर दर्ज किए गए वृक्ष पैच के रूप में परिभाषित करता है। अतः कथन एक सही नहीं है। भारत वन स्थिति 2021 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। अतः कथन 2 सही नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र का स्थान है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76.00%, मणिपुर 74.34% और नागालैंड 73.90% है। अतः कथन 3 सही है। नजर डालते हैं आज के छठे प्रश्न में। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है विधेयक उस भूमि तक इसका दायरा बढ़ाता है जिसे आधिकारिक तौर पर राज्य या केंद्र सरकार के रिकॉर्ड में वन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। दूसरा है यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक भारत की सीमा के 100 किलोमीटर के भीतर की भूमि को अधिनियम के दायरे से छूट देता है। तीसरा है राज्य सरकार को किसी भी वन भूमि को किसी इकाई को आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। यह अधिनियम केंद्र को यह अधिकार देता है कि गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वन भूमि का उचित मुआवजा दिया जाए। यह कुछ प्रकार की भूमि को भी अधिनियम के दायरे से छोड़ देता है। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना के लिए आवश्यक भारत की सीमा के 100 किलोमीटर के भीतर की भूमि, सड़क के किनारे छोटी सुविधाएं और आबादी तक जाने वाली सार्वजनिक सड़कें शामिल हैं। राज्य सरकार को किसी भी वन भूमि को किसी निजी संस्था को आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। विधेयक इसे सभी संस्थानों और विस्तारित करता है और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर असाइनमेंट करने की अनुमति देता है। अतः सभी कथन सही हैं। चलिए नजर डालते हैं आज के 7वें प्रश्न में। फास्फाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है फास्फीन, जिसमें हाइड्रोजन और फास्फोरस शामिल है, पृथ्वी पर एक ज्वलनशील, रंगहीन और जहरीली गैस है जिसे अक्सर दलदली गैस माना जाता है। दूसरा है यह बहुत अधिक ऑक्सीजन वाले वातावरण में रहने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित होता है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। वैज्ञानिकों ने शुक्र के वायुमंडल में फास्फीन का पता लगाया है। फास्फीन, जिसमें हाइड्रोजन और फास्फोरस शामिल है, पृथ्वी पर एक ज्वलनशील, रंगहीन और जहरीली गैस है जिसे अक्सर दलदली गैस माना जाता है। अतः कथन एक सही है। यह बहुत कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में रहने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित होता है। अनुप्रयोग आशालक उद्योग, एक ध्रुवक के रूप में, कई ज्वाला मंदक आदि में मध्यवर्ती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। नजर डालते हैं आज के 8वें प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला कॉलम है टाइगर रिजर्व, दूसरा है स्थान। पलामू टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, कमलांग टाइगर रिजर्व मिजोरम, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। आपको बताना है इनमें से कितने युग्म सही हैं। केवल एक, केवल दो या सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। यह इंडो मलायन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः युग्म एक सही सुमेलित नहीं है। 1989 में स्थापित कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का 50वां बाघ अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य पुष्प और जीव विविधता से समृद्ध है। यह पूर्वोत्तर भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित है। अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है। तीसरा है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व में बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर, चित्तीदार हिरण, चिंकारा और कई पक्षी और सरीसृप पाए जाते हैं। यह वर्तमान में दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश में चौथा बाघ अभ्यारण्य है। अतः युग्म 3 सही सुमेलित है। नजर डालते हैं आज के 9वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां वस्तु एवं सेवा कर के तहत कराधान के अधीन है। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, गुड़दौड़, बिना तले स्नैक प्लेट्स। उपयुक्त में से कितने कथन सही है। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर सभी चार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी।
हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद ने अपनी 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ के लिए पूर्ण अंकित मूल्य पर एक समान 28% कर लगाने का निर्णय लिया है, जबकि बिना पके अथवा बिना तले हुए स्नैक प्लेट्स के लिए दर कम कर दी गई है। कैंसर की दवा और नकली जारी धागा। बैठक में उपकर लगाने के लिए समानता लाने के लिए मल्टीप्लेक्स के अंदर बेचे जाने वाले खाद्य और पेय पदार्थों की दर और सभी उपयोगिता वाहनों की परिभाषा को भी स्पष्ट किया गया है, अतः विकल्प डी सही है। चलिए नजर डाल लेते हैं आज के आखिरी प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा आईएनएस उत्कृष्ट का सबसे अच्छा वर्णन है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था? पहला है टॉर्पीडो प्रक्षेपण और पुनर्प्राप्ति पोत, दूसरा है उभयचर युद्ध जहाज, तीसरा है परमाणु संचालित विमान वाहक, चौथा है भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पोर्ट ब्लेयर में नेवल एयर स्टेशन आईएनएस उत्कृष्ट में एलआरएमआर हैंगर और डिस्पर्सल का उद्घाटन किया है। यह भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त सेवा अंडमान और निकोबार कमान के तहत एक भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन है। यह स्टेशन डीओ 228 समुद्री गश्ती विमान और एचएएल चेतक हेलीकॉप्टरों की एसएआर खोज एवं बचाव उड़ान संचालित करता है। यह स्टेशन मुख्य भूमि से कुरियर उड़ानों और पोर्ट ब्लेयर से आने जाने वाली नागरिक उड़ानों को संभालता है, अतः विकल्प डी सही है।